देखिए, चुनौती तो महिलाओं के लिए बाहर जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं बहुत सारी चुनौती होती है, लेकिन मेरे परिवार में राजनीति से कोई भी नहीं है और मैं भी नहीं चाहती थी कि राजनीति में कभी आऊँगी। तिग्ग की तरह गोल गोल बात करना नहीं आता और मैं करती भी नहीं हूँ, आज भी मैं नहीं करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि अकेले कोई निर्णय नहीं लेता है। मुझे लगता है गुटबाजी, यदि आप चाहेंगे तो आपके साथ गुटबाजी होगी और यदि आप नहीं चाहेंगे तो गुटबाजी नहीं होगी। कि हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं, ऐसा किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास शो खास मुलाकात खास शख्सियत से में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पार्षद से लेकर शहर की प्रथम नागरिक बनने तक का सफर तय किया। हमारे साथ है अलका बागमार, महापौर नगर निगम दुर्ग। आज हम उनसे जानेंगे योजनाएं, उनका विजन दुर्ग शहर को लेकर। मैं आपका स्वागत है इंडियन न्यूज में। धन्यवाद। चूंकि आप ओबीसी वर्ग से आती है और आप जब पार्षद बनी तो ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट चाहिए था, वो आप तब पार्षद बनी। उसके बाद चूंकि दुर्ग की महापौर बनी आप, वो भी ओबीसी वर्ग का था। तो आप इसे अपना मेहनत मानती है या लक मानती है? देखिए, किस्मत सबसे बड़ा होता है जी। और मेहनत तो हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदेश करते हैं वो काम करते ही हैं, पर किस्मत भी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद भी जी। चूंकि जब आप महापौर प्रत्याशी बनी, हमारी टीम लगातार आपको कवर कर रही थी और जनता के बीच आप थी और जनता के बीच आपने कई वादे भी किए। चूंकि आप बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसके हिसाब से भी, तो चूंकि 4 महीने हुए हैं, कितने वादे अभी तक पूरे हुए और कितने वादों पर काम चल रहा है अभी, उस पर बताएंगे प्लीज। जी, अभी हमने जैसे वादा किया था कि अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और स्वच्छता को लेकर के वादा किया था, तो ये 2 वादे जो हैं हमारे चालू हो चुके हैं और कई वादे हैं जो निर्माण कार्य का है, जैसे कि पिंक टॉयलेट है, फीडिंग जोन है, एसटीपी प्लांट लगाना है और ट्रॉमिल सेंटर लगाना है। ये सब काम अभी चालू होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एसटीपी प्लांट के साथ साथ हमारा जो दुर्ग शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर हमने बोला था कि पार्किंग की व्यवस्था देंगे, तो मल्टी लेवल पार्किंग की भी काम चालू हो गया है, पेपर वर्क चालू हो चुका है जी। और जो कि जैसा आपने बताया कि पिंक टॉयलेट के बारे में भी, तो पिंक टॉयलेट कहाँ का बनेंगे? 5 से 6 जगह जहाँ मार्केट में जहाँ महिलाओं का आना जाना बहुत है, ऐसे 5 जगह हमने चिन्हित किए हैं अभी, जहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाना है और कोशिश करेंगे जगह यदि थोड़ी और मिले वहाँ पर तो फीडिंग जोन भी साथ में बनाएंगे जी। चूंकि दुर्ग नगर निगम एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है, तो क्या 5 टॉयलेट काफी रहेंगे? चूंकि बहुत से कॉलेजेस है दुर्ग में, चाहे बहुत से ऑफिसेस है, और कई बार ऐसा होता है कि समस्या हो जाती है कि टॉयलेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जो भवन रहते हैं या कोई ऐसे भवन रहते हैं उनके अंदर तो उपलब्ध रहती है सुविधाएं, मगर बस स्टैंड हो गया है ऐसा, तो बाहर ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। तो 5 टॉयलेट काफी रहेंगे क्या? देखिए, अभी स्टार्ट हम 5 टॉयलेट से करेंगे, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट संस्थान है, वहाँ ऑलरेडी टॉयलेट है, बस स्टैंड में टॉयलेट है। हम ऐसे जगह चिन्हित किए हैं जहाँ महिलाओं का मार्केट में आना जाना ज्यादा रहता है। उसके आगे अभी तो हमारे पास 5 साल है, अभी ये साल तो हम चाह रहे हैं कि 5 टॉयलेट हम पहले बनाएं, उसके बाद आगे और जगह चिन्हित करेंगे और बनाएंगे। स्कूल कॉलेज का जो विषय आप बोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी टॉयलेट होता है जी। चूंकि स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज में फ्री वाईफाई लगाने का भी वादा किया गया था, वो कब तक हो पाएगा पूरा आपके हिसाब से? जी, वो भी होगा, हमारे कार्यकाल में ही होगा। उसमें वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए है या केवल गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के लिए? गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में रहेगा। क्योंकि आप महापौर बनी, इसके पहले आप पार्षद थी और वर्तमान में आप दुर्ग जिले की उपाध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की, तो मेन बॉडी में जी। तो आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं
जब 18 साल की हुई जी। तो मेरा पहला वोटिंग बीजेपी को गया जी। और आज तक मैं बीजेपी को ही वोट करती हूँ। मेरे आदर्श हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके विचारधारा से मैं प्रभावित थी, इस वजह से मैं भाजपा को ही वोट करती हूँ और आज भाजपा की एक सदस्य हूँ। मैं 2010 में सक्रिय सदस्य बनी और 2014 में मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आई। 2014 में दिसंबर में चुनाव हुआ पार्षद का, मैं पार्षद बनी। और फिर जब आप महापौर के लिए चुनी गई कि महापौर प्रत्याशी बनने वाली है आप, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी और क्या सोच रही थी आप? देखिए, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे महापौर का टिकट मिलेगा। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, उनका सोच है, उनका विचार है जो मुझे उन्होंने चुना। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इसको मैं कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। अब बीजेपी में आने का फैसला कैसे लिया आपने? चूंकि आपने बताया कि आपने पहली बार जब जीवन में वोट डाला, जब 18 साल की हुई तो आपने बीजेपी को दिया, तो क्या सोच थी उस वक्त भी कि आपने बीजेपी को वोट दिया, और ये भी कि बीजेपी से आप क्यों जुड़ी, आपको क्या क्वालिटीज पसंद आई पार्टी? बीजेपी में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक वोट के लिए हम झुकेंगे नहीं, देश पहले है जी। पार्टी बाद में है, वो जो उनका एक शब्द है, मैं उससे प्रभावित हुई और उसी के साथ मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। जी मैडम, ये बताएंगे चूंकि दुर्ग नगर निगम में जो जनता का है पैसा है टैक्स का, वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बर्बाद हो रहा है। चौपाटी हो गई या पुष्प वाटिका हो गई, तो गौरव पथ हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कुछ दिखता नहीं है धरातल पर और इसका कोई औचित्य निकल के सामने नहीं आ रहा। देखिए, जो गौरव पथ है उसका फाइल हम निकाल रहे हैं जी। रही बात पुष्प वाटिका की, तो पुष्प वाटिका का आधा जो पोर्शन है उस पे एसटीपी प्लांट बनने वाला है जी। तो अभी हम उसको एज इट इज ही रखे हैं, उस पर हम आगे कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा एसटीपी प्लांट में कितना एरिया जाएगा उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि वहां पर हम आगे क्या काम करेंगे। बाकी इसका फाइल हम निकालेंगे कि इसमें कितना खर्च हुआ, क्या क्या उसमें करने का था और क्या नहीं किया गया, इस पर निर्णय लिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी जी। चूंकि इसी के साथ मेरा एक और सवाल भी जुड़ा हुआ है, शंकर नाला, जो चाहे लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे आप महापौर रही हो, आपके पहले कोई महापौर रहा हो, और ये देखा गया कि लगातार बहुत बार तक, एक बार छोड़ दे तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ही महापौर कैंडिडेट कोई ना कोई रहा है, लेकिन शंकर नाले की हालत जस की तस है। तो क्या आप लोग भी कोई इस बार बजट पेश करेंगे शंकर नाले के लिए? कैसे उस पर काम करेंगे, और अगर काम करना है तो क्या रणनीति रखेंगे उसके लिए? जी, शंकर नाला के विषय में तो फिलहाल हम लोग शंकर नाला को बारिश से पहले ही सफाई का काम चालू कर लिए हैं और बजट की डिमांड हम रखेंगे अपनी सरकार के पास, ताकि हम उसको अंडर ग्राउंड कर सके, ऊपर यूज हो सके, और जो नीचे जो गंदगियां होती है जिससे के कारण बाढ़ आ जाती, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, वो गंदगी वहां ना जाए। तो आपका कहना है कि शंकर नाले का जो सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है जी। क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट में करोड़ों खर्च हुए, जो जनता का करोड़ों रुपए का जो पैसा है जो टैक्स में खर्च हुआ, उसी लागत से ये सब बनाया गया है। तो क्या, कैसे आप आश्वस्त करना चाहेंगे जनता को, कब तक ये सारे काम हो पाएंगे और क्या इसके पीछे रणनीति रहेगी आपकी ये कामों को पूरा करने? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो बीसीसीआई में उसमें जा रहा है, जो आपका चौपाटी है, क्योंकि बड़ा ये बन जाएगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा। रही बात पुष्प वाटिका की, उसका काफी पोर्शन चला जाएगा एसटीपी प्लांट में। उसके बाद देखेंगे कि वहां पर कितना बच रहा है, तब हम एक एस्टिमेट बनाएंगे कि वहां क्या कर सकते हैं और कितना लागत का काम कर सकते हैं। पहले से ही हम यदि कुछ विचार कर लें, उसके बाद हमारे पास जगह कितना बच रहा है, तो फिर दिक्कत होगी। आपने चूंकि कहा कि जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड बनाया जाएगा, तो कौन सा ग्राउंड बनाया जाएगा ये? जी, क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला है। बीसीसीआई को आप जी। तो मतलब यहाँ पर चूंकि क्रिकेट ग्राउंड बनेगा पूरा, हाँ। और यहाँ पर
क्रिकेट को चूंकि बढ़ावा देने के लिए जी जी जी। इससे किससे बात चल रही है? क्या स्टेट बोर्ड से बात चल रही है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से, या आपकी डायरेक्ट बीसीसीआई से बात हो रही है? डायरेक्ट मेरी कोई बात नहीं हो रही है। हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने जी। बात की है और उन्हीं का विचार है कि इसको क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए। चलिए, ये अच्छी पहल है। जो क्रिकेटर्स जो आने वाले समय में दुर्ग जिले से भी निकले, क्योंकि दुर्ग जिले से बहुत से क्रिकेटर निकलते हैं और आने वाले समय में भी निकलेंगे। चूंकि एक महिला होते हुए राजनीति में करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक राजनेता होते हुए भी और राजनीति में आते वक्त भी क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, चुनौती तो महिलाओं के लिए बाहर जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं बहुत सारी चुनौती होती है, लेकिन चुनौती का सामना हम तब कर पाते हैं जब हमारे घर के मेंबर, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं, तो चुनौती जो है चुनौती नहीं लगती है जी। तो घर का जो सपोर्ट है वो होना आवश्यक है जी। तो आप जब राजनीति में आप आना चाहती थी, आपका स्वयं का फैसला था या घर से आपको परमिशन लेनी पड़ी, या आपने कैसे पूछा, या कैसे पहल कैसे हुई? नहीं, मैं राजनीति में आना नहीं चाहती थी। मेरे परिवार में राजनीति से कोई भी नहीं है और मैं भी नहीं चाहती थी कि राजनीति में कभी आऊंगी। ठीक है, मैं भाजपा को पसंद करती, भाजपा को वोट करती, लेकिन राजनीति मेरी पसंदीदा स्थान नहीं है। वो तो किस्मत है। मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया और किसी रीजन से जब ओबीसी हुआ तो मेरे से परिचय पत्र मांगा गया, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं परिचय पत्र नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे राजनीति में नहीं आना है और चुनाव मुझे नहीं लड़ना है। पर किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। मैं चुनाव लड़ी। चुनाव जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन मैं घर में थी, मैं गई नहीं थी रिजल्ट लेने। मेरे हस्बैंड का फोन आया कि तुम तैयार हो जाओ, तुमको आना है। मैंने एक लाइन में मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी। तो बोले कि नहीं, साइन करने तो आना पड़ेगा। उस दिन मैं घर से बाहर निकली। नामांकन के लिए नहीं, रिजल्ट निकला तो साइन करना था ना, प्रमाण पत्र लेने के लिए। अच्छा, उसके लिए। तो ऐसा मेरा राजनीति का शुरुआत था। मैं नहीं चाहती थी पर मैं राजनीति में आई, फिर आप क्योंकि किस्मत खुल गई फिर आप। जी। उसके बाद भी मेरा जब कार्यकाल लगभग खत्म होने को आया तो मैं यही बोली थी कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगी। जब पार्षद का कार्यकाल आपका पूरा हुआ 5 साल का होने को आ रहा था, जब सब चर्चा करते थे कि अगला चुनाव लड़ना है, हालांकि मैंने भी डाला पर दिमाग में यही था कि मुझे नहीं लड़ना है। क्योंकि आपके वार्ड में हमारी टीम भी घूमी और हमारी टीम ने जो लोगों से जानकारी ली तो उसमें ये था कि अलका जी का स्वभाव बहुत सरल है, सरल राजनीति करती है और अच्छी राजनीति, साफ राजनीति करती है। तो ये इसलिए सारी चीजें, क्योंकि आप राजनीति में आना नहीं चाहती। जी इसका बिल्कुल। एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, मुझे राजनीतिज्ञ की तरह गोल गोल बात करना नहीं आता और मैं करती भी नहीं हूँ। आज भी मैं नहीं करती हूँ। आज भी मेरे टेबल में यदि कोई आते हैं किसी बात को लेकर के और जो मालूम है कि ये नहीं हो सकता तो मैं बता देती हूँ कि घुमाऊंगी नहीं, समय बर्बाद नहीं करूंगी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैडम आपने कहा कि आपके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, मगर सांसद विजय बघेल जी के साथ आपके पारिवारिक संबंध। जी जी जी। तो उस पर बताइए, उसके बारे में आप क्या लगती है उनकी? सम्मानीय सांसद महोदय विजय बघेल जी के जो छोटे भाई हैं वो मेरे जिया जी लगते हैं। उनकी धर्मपत्नी मेरे बड़े मामा की बड़ी बेटी है। अच्छा, तो इस चीज का आपको कितना पॉलिटिकल फायदा होता है? देखिए, सपोर्ट तो मिलता है, नो डाउट। भाई परिवार के हैं, समाज के हैं। बिल्कुल। और क्या गुरु सीखने को मिलता है उनसे? क्या वो सिखलाई देते हैं? उनकी स्पष्टवादिता, वो भी मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी को घुमाते नहीं हैं। जो काम हो सकता है वो स्पष्ट बोल देते हैं। मेरे को लगता है कि सामने फोन भी कर देते हैं, यदि कोई काम होने के लायक है तो अधिकारी को या फिर जहाँ भी फोन करना हो वो कर देते हैं। लेकिन जहाँ लगता है कि ये नहीं हो सकता तो वो भी कभी घुमाते नहीं हैं। मैडम, एक महिला होने के नाते आप दूसरी महिलाओं को क्या सलाह देंगी जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, जिनका मन है, जैसे आपका नहीं था मगर जिनका मन है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहती है आप? उनके लिए तो मैं यही चाहूंगी कि जो डायरेक्ट यदि कोई चुनाव में आ रहे हैं तो उनसे तो मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन यदि थ्रू पार्टी के आ रहे हैं तो मैं तो यही चाहती हूँ कि संगठन से जो भी काम मिलता है बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। संगठन का काम मुझे बहुत पसंद है
जी। आज भी मुझे संगठन ज्यादा पसंद है। जी, संगठन के काम के बारे में बताइए, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली संगठन द्वारा, क्या क्या आपको रोल मिले और आपने उसको कैसे निभाया, और आने वाले समय में जो अभी आप जिस पद पर है वर्तमान में संगठन में, उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर भी आप थोड़ा बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं मंडल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका रही। जी। उसके बाद मेरे को भाजपा महिला मोर्चा जिला में महामंत्री के पद में रखा गया। जी। फिर उसके बाद मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका बनी। जी। और वर्तमान में मैं जिला की उपाध्यक्ष हूँ और इसके साथ कई मंडलों की प्रभारी भी रही हूँ मैं। जी। जी। चूंकि ये सारे अनुभव हुए तो बहुत बार ऐसे भी आपके साथ लोग टकराए होंगे पार्टी में कि कोई पद की लालसा होती है, तो उनको मना करने में आप कैसे मना करती हो उनको कि नहीं मैं ये नहीं दे पाऊंगी पद आपको, या आपके हाथ में कुछ फैसले रहते होंगे, आपसे भी पूछा जाता होगा ऊपर कि किसको कौन सा पद देना चाहिए, तो आप कैसे उसको देखती है, कैसे आप उसमें काम करती है? भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि अकेले कोई निर्णय नहीं लेता है। हमारी कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी में सबकी सहमति से, यदि 10 नाम आ रहे हैं 5 नाम रखने हैं तो सभी के सहमति से रखा जाता है। तो किसी अकेले का निर्णय नहीं होता कि वो रख लेगा या निकाल देगा। चूंकि संगठन की हम बात कर रहे हैं और आपने जैसा कहा कि आप एकदम सीधे जवाब देती है सवालों के, तो गुटबाजी कितनी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, गुटबाजी कितनी हावी होती है, लॉबिंग इस लॉबी का है उस लॉबी का है, उसको कैसे डील करना चाहिए एक नॉर्मल जो नेता बनने को देख रहा है, वो कैसा डील कर सकता है इस चीज को? मुझे लगता है गुटबाजी यदि आप चाहेंगे तो आपके साथ गुटबाजी होगी, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो गुटबाजी नहीं होगी। आप फेयर यदि काम करेंगे कि पार्टी के लिए काम करना है तो आप पर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे, आप में लालसा यदि ज्यादा है तो आप गुटबाजी में फंसेंगे। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी विधायक जी को या किसी सांसद जी को आपको थोड़ा सा उनके साथ चलना पड़ता है। हम इस चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे बड़े हो गए, चाहे विधायक हो गए, कोई महापौर हो गए या कोई सांसद हो गए, तो उनका साथ देना पड़ता है। उस हिसाब से मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, देखिए, मैं तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व, मैं सबसे बराबर मिलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनके पास जा रही हूँ तो उनके पास नहीं जाऊंगी। ये आपका खुद का एक वो रहता है, बनाया हुआ चक्रव्यूह रहता है। आप यदि फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे, और यदि आप सबको सम्मान देंगे, भारतीय जनता पार्टी के यदि हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, यदि इस दृष्टि से सबसे मिलेंगे तो यहाँ कोई गुटबाजी आप पर हावी नहीं हो सकती। चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, पर हम देखते हैं कि नगर निगम दुर्ग में ही कई प्रकार की वसूलियां हो रही है जो अवैध है, चाहे वो संपत्ति कर हो या कोई अन्य कर हो, उसको लेकर, या मान लीजिए कोई काम करना हो तो किसी के परसेंटेज फिक्स रहते हैं। ये सारी बातें छुपी हुई नहीं है, जिसको एक प्रकार से व्यवहारिकता भी कहकर टाल दिया जाता है, या आज के जमाने में वो कॉमन हो चुका है। इसको आप कैसे रोकेंगी? देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो टैक्स की बात कर रहे हैं आप, अवैध वसूली की बात कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि अवैध वसूली, जब मैं पार्षद थी तब मैंने देखा था कि जब टैक्स लेने जाते थे तो लगभग पार्षदों का ये रहता था कि एक जगह बैठा दिया जाए टैक्स लेने वाले को, और वहां वार्ड के पब्लिक को बुला के, चूंकि वो पिछले बार जितना पटा है आज भी वही पटाएंगे, कल भी वही पटाएंगे। लेकिन अभी आपको ये लग रहा, इस बार हमने बोला कि कोई घर में बैठ के नहीं लेगा, फील्ड में जाएंगे, नापी करेंगे, उस हिसाब से टैक्स आएगा। तो ये लोगों को लग रहा है कि टैक्स वसूली बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी बनती है तो नीचे का फ्लोर का तो नापी जोपी हो जाती है, मगर ऊपर का फ्लोर रह जाता है। ऊपर का फ्लोर रह जाता है, वो एलिमेंट हो जाता है। लोगों को लगता है कि हमने 10 साल तक के इतना टैक्स दिया, क्योंकि वो जाके कोई नापा जोखी कर नहीं रहे हैं। आज की डेट में यदि आप 1-1 इंच नापेंगे, नेचुरली आपका टैक्स बढ़ेगा। पहले आपका 1 फ्लोर का घर था, आज 3 फ्लोर का हो गया। आप 10 सालों से 1 फ्लोर का ही पटा रहे थे, तो वो लोगों को लग रहा है कि अवैध वसूली हो रही है। ठीक है, अवैध चूंकि अवैध बातों पर हम बात कर रहे हैं, तो अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजर धड़ल्ले से दुर्ग नगर निगम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
तो इस पर रोक लगाने के लिए जी, इस पर हमने फाइल मंगाए हैं कि कितने हमारे यहाँ दलाल इस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जी, चूंकि अभी आपका एक हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक सड़क पर किसी की शायद गाड़ी थी, तो 5,000 रुपए का आप उनसे दंड का कह रही थी। नहीं, एक्चुअल में गाड़ी नहीं थी जी, उनका होटल था। होटल से उन्होंने कम से कम 12 फीट आगे बढ़ाया, उसके बाद उसने लोहे का वो ग्रिल लगा दिया था। तो भाई अपना जो रेलवे स्टेशन वाला रोड है ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक कंजस्टेड है, और उस पे आपने एक ग्रिल लगा देंगे तो लोग जो कम से कम ऐसे होके गुजर सकता है, आप ग्रिल लगा के बंद कर दिए, जो कि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमने स्पष्ट बोला कि भाई आपका जो रजिस्ट्री वाला एरिया है उसको कोई टच नहीं करेगा, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है, इसको आप हटाइए। वो हटाने को तैयार नहीं हो रहे थे। मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि जब तक टैक्स आप पनिश चार्ज नहीं काटेंगे तब तक ये नहीं हटेगा। क्योंकि मैं अभी आपने रेलवे स्टेशन की बात की, इसीलिए मैंने जिक्र भी किया जो वीडियो का। क्योंकि रेलवे स्टेशन में हम आते हैं तो हमारी शहर की पहचान शायद रेलवे स्टेशन से शुरुआत होती है। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे शहर आ रहा हो तो उसको रेलवे स्टेशन से होकर ही हमारे आना पड़ता है, जो रेलवे से आ रहे होंगे। तो हमने देखा है कि दुर्ग नगर निगम के क्षेत्र में, चूंकि रेलवे स्टेशन भी आता है दुर्ग का, वहां पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है जैसा आपने बताया। और जब हम बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, तो कई बार आलम ये भी हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है वहां पे। कई बार किसी की ट्रेन भी छूट सकती है अगर वो वक्त पे पहुंच रहा है, तो जो कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी आने वाले 5 सालों में कि जो क्लटर्ड हो गया एरिया उसमें कुछ कर सके या कुछ ऐसा? देखिए वो ये प्रस्ताव जा चुका है और जल्द ही प्रस्ताव पास होने वाला है रोड चौड़ीकरण का, तो उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। और जो ये अतिक्रमण करके रखे हैं उनको भी वार्निंग दिया जा चुका है, और अतिक्रमण भी हटेगा, रोड चौड़ीकरण होगा, तो लोगों की सुविधा हो जाएगी उसमें। मैडम, एक कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो पूरे अब तक के जितने भी महापौर रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं दुर्ग नगर निगम में, तो ऐसा कोई काम जो छूट चुका होगा उसको पुराने कार्यकालों का, पुराने मेयर्स का, वो आप आगे करना चाहेंगी, उसको पूरा करना चाहेंगे, ऐसा कोई काम? तो यही चाहूंगी कि मल्टी लेवल पार्किंग होना चाहिए, जो पिछले कई बार से बोला जा रहा है लेकिन हुआ नहीं है। मैं अपने प्रदेश के मुखिया से और देश के मुखिया से निवेदन करूंगी, शायद उनके सहयोग से दुर्ग नगर निगम में मल्टी लेवल पार्किंग बने। जी। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपका दुर्ग को लेकर क्या विजन है, दुर्ग शहर को लेकर, चूंकि आप वहाँ की महापौर है, क्या विजन रखती है आप दुर्ग को लेकर? 2-3 चीजें हैं जो मैं चाह रही थी, लेकिन संभवतः जो फंड है, फंड यदि अवेलेबल हो तो अपन दुर्ग शहर में अंडर ग्राउंड पार्क नाली यदि करें तो इससे सफाई में काफी राहत मिलेगी। और जो एसटीपी प्लांट लगने वाला है, मैं कोशिश करूंगी कि एसटीपी प्लांट भी जल्द से जल्द लगे। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिससे अपने जो कचरा है तुरंत डिस्पोज हो, और डिस्पोज होके वो एक खाद के रूप में मिले। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में सब काम हो जाए, मैं एक दुर्ग में अपना नाम लेकर जाऊं। जी, चूंकि मैडम हर चीज को करने के लिए एक गोल होता है, टाइमलाइन सेट की जाती है, मानती है आप इस चीज को? वैसे ही कुछ ऐसी चीजें भी रहती है जो पर्सनल रहती है। आप चूंकि अभी महापौर है, क्या आप आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे या लोकसभा का चुनाव? देखिए, जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ी थी तभी भी नहीं सोची थी, महापौर का चुनाव लड़ी तभी भी नहीं सोची, और आगे भी मैं नहीं सोचूंगी। जो मेरे किस्मत में होगा और जो मेरे शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे। चूंकि आप अभी हाल फिलहाल में इंदौर का दौरा करके आई है और बहुत सारे वहाँ पर प्रदेश के हमारे मेयर वहाँ पर उपस्थित थे, और चूंकि इंदौर लगातार 5-6 सालों से एक बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतते आ रहा है जी। और आप वहाँ गए थे, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और वहाँ से ऐसा क्या आपको लगा कि हमारे शहर में भी होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जनता के साथ साथ नेता का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग, सभी का सहयोग रहा, और बहुत छोटी छोटी चीज़ में उन्होंने विचार करके, काफ़ी मंथन करके यहाँ तक की स्थिति पहुँची है। इवन मैं ये बोलूँ कि एक छोटी सी बात है कि आपके वार्ड में कौन सा कॉलोनी ऐसा है
जहाँ के लोग किस टाइम पे ड्यूटी जाते हैं, तो वहाँ कचरा लेने किस टाइम पे भेजा जाए। मतलब एक कितनी छोटी चीज है लेकिन कितनी बड़ी चीज है ये। जी बिल्कुल। हम कचरा लेने के लिए सुबह 6 बजे निकल गए, घर में है नहीं है हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वहाँ इस चीज को भी देखा गया। दूसरी बात, वहाँ जो है कचरा गाड़ी के साथ 3 लोग रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो हर घर में नॉक करके पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं स्ट्रीट लाइट खराब तो नहीं है, कहीं नाली साफ नहीं हुआ है, या फिर और भी कुछ जो नगर निगम से संबंधित समस्या कुछ तो नहीं है। और उसको चूंकि वहाँ फंड भी पर्याप्त है, समस्या को तुरंत दूर किया जाता है, तो वहाँ के लोग भी जुड़े उनसे। नगर निगम पर लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, पर विश्वास करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, जो वहाँ साधन दिया गया। तो लोग जुड़ते गए, जितने जनप्रतिनिधि हैं सबने भी सहयोग किया। वहाँ के महापौर से मैं मिली, महापौर का कहना था जो यूज़र चार्ज है, कुछ लोगों का फ़ोन आया कि भाई हमसे भी यूज़र चार्ज लोगे, तो उन्होंने कहा यूज़र चार्ज तो देना पड़ेगा, आप अपने जेब से नहीं दे सकते तो मैं अपने जेब से दूंगा। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग, जनता का सहयोग, अधिकारी कर्मचारी का। और वहाँ मैंने देखा कि पूरे शहर में जो नाली है रोड के किनारे किनारे कहीं नहीं है, पूरा बीचों बीच है और अंडरग्राउंड है, बीच बीच में चेम्बर है। उससे होता यह है कि जैसे आपने अपने घर से नाली पाइप वहां जोड़ेंगे, नेचुरली आप अपने घर में ऐसी कोई गंदगी नहीं डालेंगे जिससे चोक हो। जी सही। तो जब किनारे में नाली रहता है तो घर से निकलते हैं लोग कचरा ऐसे डाल देते हैं, लेकिन चूंकि पाइप के थ्रू आपका वहां जाना है तो कोई ऐसी गंदगी नहीं करते हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता हो या नेता हो, दोनों के सहयोग से ही वो अच्छा सिटी बन पाएगी। और आपने वहाँ क्या देखा है ऐसा कि जो आप यहाँ पर लागू करना चाहेंगी या उसको यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के मुखिया हमको सहयोग करें, और करेंगे, कर रहे हैं, अपने देश को, अपने प्रदेश को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारा दुर्ग नगर निगम में भी यदि जो ओपन ड्रेनेज है वो अंडरग्राउंड हो जाए तो काफी सुधार आ जाएगा। मैडम, चूंकि देखा गया है दुर्ग नगर निगम एक बड़ा नगर निगम का क्षेत्र भी, और अधिकांश तौर पर देखा गया कि कोई महापौर रहता है तो जो बड़े पार्टी के नेता रहते हैं या मंत्री रहते हैं उनका एक प्रकार से दबाव रहता है, जिसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रबर स्टैम्प नेता। तो क्या ये कंडीशन आपके साथ भी हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं, ऐसा किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। चाहे विधायक हो या सांसद? नहीं, किसी ने नहीं, ना विधायक ने ना सांसद ने, किसी ने इस तरह से कोई दबाव नहीं डाला है। मैं स्वतंत्र काम कर रही हूँ, और हम कुछ काम करते हैं तो एक बार उनसे मिलते भी हैं। जैसे अतिक्रमण का था, आपको मैंने बताया इंदौर में जिस तरह से सभी जनप्रतिनिधि सहयोग किए, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग करें, और वो करते भी हैं, पर किसी तरह से कोई दबाव में मुझ पर नहीं है। मैम, आप इंडियन न्यूज़ में उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज़ का, जो मुझे इस तरह से जनता के बीच में लाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार जी, जिन्होंने अपने विजन और दुर्ग को लेकर क्या उनकी योजनाएं हैं और आने वाले समय में क्या काम करेंगी उस पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की हमारे साथ। इंडियन न्यूज़ के इस शो खास मुलाकात खास शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, चुनौती तो महिलाओं के लिए बाहर जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं बहुत सारी चुनौती होती है, लेकिन मेरे परिवार में राजनीति से कोई भी नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती थी कि राजनीति में कभी आऊंगी। तिग्ग की तरह गोल गोल बात करना नहीं आता, और मैं करती भी नहीं हूँ, आज भी मैं नहीं करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि अकेले कोई निर्णय नहीं लेता है। मुझे लगता है गुटबाजी, यदि आप चाहेंगे तो आपके साथ गुटबाजी होगी, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो गुटबाजी नहीं होगी। कि हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं, ऐसा किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला।